नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन फिल्मी दुनिया में झंडे पर झंडे गाड़े जा रहे हैं। कल ही उनकी फिल्म रावण रिलीज हुई और इसमें उनके अभिनय की तारीफ भी की जा रही है। इसके पहले श्याम बेनेगल की 2 फिल्मों में भी वे अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। रवि किशन इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बात बोलेगी में। सबसे पहले तो आप बात करते हैं आपकी फिल्म रावण की, जो कल ही रिलीज़ हुई है। बताएं हमारे दर्शकों को, क्या बहुत सराहा जा रहा है आपके इस रोल को, लेकिन रावण जैसी फिल्म में काम करना, मणिरत्नम जैसे निर्देशक के साथ काम करना एक बड़ी फिल्म है। क्या मायने हैं इस फिल्म के आपके लिए? बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। मणिरत्नम सर जैसे निर्देशक के साथ काम करना, जो कि हिंदुस्तान के नामी गिरामी वन ऑफ द डायरेक्टर्स में उनका नाम आता है। बहुत बड़े एक्सपीरियंस है, बहुत सीनियर हैं वो। और अच्छा साथ रहा। 1.5 साल जंगलों में बीता। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, हम, गोविंदा, विक्रम सर साउथ के जो हैं, प्रभु सर साउथ के, क्योंकि हिंदी तमिल में 2 वर्जन में एक साथ शूट होती थी। बहुत सीखे। मैं सही मायने में कहूँ, मैं एकलव्य था, वो द्रोण थे। चूँकि हम दोनों ज़्यादा कम्युनिकेट, मणिरत्नम सर की आदत नहीं ज़्यादा बातचीत करने की, इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली, तो हम दोनों में बड़ा डिस्टेंस हम ज़्यादा रखते थे, काम से मुतालिक बात करते थे। उसके बाद मैं नदी में कहीं लेट जाता था या पत्थरों पे या कहीं पेड़ के नीचे चला जाता था। सीखे बहुत। वहीं आपकी मुलाकात एक 9 फुट के सांप से भी हुई थी। जी जी, एक 9 फुट के सांप से भी हुई। वही नदी पे लेटे हुए थे और वो अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय ने जान बचाई हमारी। जी, ये बताएं कि एक बड़ी फिल्म है रावण जी और इसको बड़ी उम्मीदों से देखा जा रहा है। जी। लेकिन आप किस उम्मीद से इस फिल्म को देख रहे हैं? अपने करियर, आपका करियर काफ़ी लंबा हो गया है, आपने फिल्मों की संख्या भी गिनाई, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं इसको एक संपूर्ण रूप से देखता हूँ कि मेरी एक यात्रा रही, तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता था कि बहुत कुछ कर लिए, बहुत किरदार प्ले कर लिए, बहुत कुछ जान गए, बहुत पढ़ लिए। सिनेमा 24 घंटा जी रहे हैं, पी रहे हैं, घोटे हुए हैं, क्रिएट करते हैं इसको हम। मास को क्रिएट करता हूँ, देहात को भी जानता हूँ, शहर को भी जानता हूँ, लंदन को भी जानता हूँ। तो मुझे कभी कभी थोड़ा सा मैं अहम आ जाता था, लेकिन जब इनके हाथ लगे तब पता चला कि मुझे शून्य भी नहीं आता। मैं तो एक मामूली सा अदना सा कीड़ा हूँ, सिनेमा का कलाकार के रूप में कीड़ा हूँ। इन्होंने कुछ और कंपार्टमेंट खोले मेरे शरीर के। बॉडी लैंग्वेज सिखाया हमको कि शरीर के इस अंग को इस तरह से, ये उंगली ऐसे हिलेगी तो ये भवें ऐसी, अगर आंखों की इंटेंसिटी आपकी ऐसी तो किस तरह आंख लॉक कर लोगे, आई लॉक करोगे तो एकदम मतलब छेद दीजिए आप आंख को। ये सारी चीज़ें मणिरत्नम ने हमको सिखाई। बेनेगल जी के साथ काम करने का जो तजुर्बा रहा है, उसको अगर मुख्तसर तौर पर बताना हो, क्या कहेंगे आप? अद्भुत हैं ये लोग, प्रिंसिपल लोग हैं। बात करने का ढंग, अंग्रेज़ लोग हैं। श्याम बाबू बड़े अंग्रेज़ तरीके से समझाते हैं। माय सन कम ब्रेक फॉर लंच, दिस इज़ व्हाट यू गोइंग टू पोर्ट्रे। और बैकग्राउंड पे बड़ा ध्यान देते हैं। जैसे निर्देशक जैसे प्रकाश झा जी हैं, राजनीति हम बड़े करीब से देख रहे थे, तो मैंने देखा कि बैकग्राउंड में एक आदमी झंडा भी हिला रहा था, उस पर भी तवज्जो दिया गया है। तो ये वो निर्देशक हैं जो मेन किरदार के साथ साथ पीछे क्या हिल रहा है, उसके पीछे क्या हिल रहा है, 2 किलोमीटर दूर पर से बस कौन सी गुजर रही है, रिक्शा कौन सी गुजर रही है, चिड़िया कब उड़ेगी, चाय वाला कब चाय लेके दौड़ेगा, उसको पूरे माहौल को भी पूरा ध्यान देते, कमांड करते हैं, कमांडर हैं। तो ये वो निर्देशक हैं। और वो श्याम बाबू भी हैं जो बैकग्राउंड पे भी ध्यान देते हैं। एक नौकर जो चाय की कप रख के जा रहा है उस पर भी, और आपके संवाद पे भी ध्यान देते हैं, आपके कपड़े पे भी कि 100 रुपये का कुर्ता पहनोगे या 25 रुपये की चप्पल पहनोगे, या बाल आपके ऐसे होंगे, या शरीर का वेट ऐसा होगा। ये सब श्याम बाबू के साथ ये पाए जिन्होंने नसीर भाई, स्मिता पाटिल और ओमपुरी जैसे कलाकार दिए। तो ये वो स्कूल है, उतनी भयंकर स्कूल है। और मैं बहुत छोटा लगता रहा जब भी इन लोगों के सामने जाता रहा, अपने आप को बहुत छोटा पा। वो लोग मुझे बड़ा पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आपसे मैं अगर रूबरू हो रहा हूँ आपके शो में, जो कि ऑनेस्ट शो है, बड़ा सच्चा शो जो आपने शुरू किया है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं हमेशा एक डरा हुआ कलाकार रहता था इन दिग्गज डायरेक्टरों के सामने। जी, आपकी एक और फिल्म की काफ़ी चर्चा हो रही है, अघोरी की, और ख़ास तौर से इसमें जो आप एक किरदार निभाने वाले हैं, एक दृश्य आप करने वाले हैं जिसमें आप निर्वस्त्र होंगे, वो उसकी फिल्म में क्या उसका रिलेवेंस है और उसे करने के लिए आप कैसे मानसिक रूप से तैयार हुए?
ज़रा इसके बारे में बताएं। ये प्रोड्यूसर हमारे पन फिल्म है जला दे दुनिया तोरे प्यार में, एक भोजपुरी फिल्म बनाई जो कांस में गई है, पहली भोजपुरी फिल्म। और ये प्रोड्यूसर बड़े अच्छे थे, बड़े जिगरबाज लोग हैं। मेरा एक शो राज पिछले जन्म का आता था, तो उस दौरान मैंने उस शो में अपने आप ही पे मैंने पिछले जन्म में हम खुद गए और नागा साधु पाए गए। वो शो उन्होंने देखा और उन्होंने नागा का रोल हमको सोचा। अब उसमें ये अंग्रेज़ी में इंटरनेशनल मार्केट के लिए फिल्म बन रही है और एक इटालियन रिपोर्टर है जिसको प्रेम हो जाता है, तो एक जगह स्मशान में हम बैठे हैं, तो निवस्त्र होने का, बिकॉज नागा है तो कपड़े नहीं पहन सकता, रात का वक्त है, तो ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया गया। और जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पे एक लव मेकिंग सीन भी है, जहाँ से हम उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं उसी अंग्रेज़ हीरोइन से। तो ये ऐसी सब प्लानिंग है। तो ये एक इंटरनेशनल सिनेमा होगा जहाँ पर एक रवि किशन को एक ऊंचाई मिलेगी, एक इंटरनेशनल मार्केट को, जहाँ मेरे परफॉर्मेंस को देखने का विश्व स्तरीय पे लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन इस तरह के दृश्य फिल्माने के लिए उसको अभिनीत करने के लिए एक मानसिक तैयारी की जरूरत बड़ा पड़ती कलेजा है। चाहिए, तो क्योंकि बाल बच्चे भी देखते हैं, परिवार भी। तो पता चला लोगों ने कन्विंस किया कि ये अंग्रेजी में लगेगी। हम बोले यार यहाँ पे भी आएगी फिल्म, ऐसा मत करिए, कुछ लाइटें से हमको लंगोट पहना दीजिए। हमने कहा या ऐसा कुछ करिए कि हम कुछ पहने रहें कि वो छिपा रहे शरीर का मेन अंग। ऐसी कुछ बातचीत चल रही है। और पूरी यूनिट भी होगी, कैसे करेंगे, ठंड भी, और सबसे बड़ी बात है कि जाड़े के समय बनारस में होगा तो एकदम कड़कड़ा जाएंगे। तो वो भी हमने डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से कहा कि नंगा आप हमको करोगे, वो भी जाड़े में, वो भी बनारस के घाट पर, कि मतलब मुझे जान मारोगे क्या। तो ये सब बातों पे बड़ा गौर चल रहा है, बड़ी चिंता भी है। देखिए क्या होता है दिसंबर में। बदल भी सकता है ये दृश्य। नहीं, बदल नहीं सकता, क्योंकि वो लोग प्रोड्यूसर अब नागा है तो बोले कपड़ा कैसे पहनोगे जब अघोरी हो, आप साधु हो। वो भी सही है, डायरेक्टर भी सही है। अब देखते हैं उसको टालते कैसे लाइट एंड शेड से, कि कुछ हिस्सों पे लाइट ना मारे शरीर के, ऐसा कुछ खेला हो सकता। हमने बहुत सारी बातें की आपकी हिंदी फिल्मों के बारे में, अब थोड़ा सा भोजपुरी फिल्मों के बारे में बतिया लिया जाए, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों से आपको नाम मिला, इनाम मिला, इकराम मिला, आप राष्ट्रीय पुरस्कारों तक पहुँचे। आपकी ताज़ा फिल्म जो अभी आपने अमेरिकन पन कंपनी का जिक्र किया, उसने एक फिल्म बनाई है, उसके बारे में बताइए जरा। जला दे दुनिया तोरे प्यार में फिल्म है। ये पहली फिल्म है भोजपुरी में जिसमें नाम बड़ा खतरनाक होता है हाँ, भोजपुरी फिल्मों का। जी जला दे, थोड़ा सा, क्योंकि जगाना बहुत ज़रूरी है भोजपुरिया माटी के लोगों को, और जगाए हैं कि इतनी बड़ा, ये सबसे बड़ी कौम है विश्व की, भोजपुरिया कौम। इसमें मुस्लिम भाई भी 13 करोड़ हैं जो भोजपुरी बोलते जानते हैं, हिंदू भाई भी हैं। तो ये कौम करीबन 28-30 करोड़ की पूरे विश्व में है। इससे बड़ी कौम पूरे विश्व में कोई नहीं। अब उसको जगाना भी है बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि बहुत खूबियाँ हैं इस खामियाँ थी, अब खूबियाँ आ रही हैं यूथ में, हमारे युवाओं में। तो ऐसे सब टाइटल को हम खोजते रहते हैं कि कैसे यूथ को जगाएं, कैसे सब में एक रवि किशन पैदा करें, अग्रेशन पैदा करें कि लड़ लो तुम, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। वही एटीट्यूड था हमारा जब हमारे पास कुछ नहीं था। तो वही एटीट्यूड को हम सब में पिरोना चाहते हैं, पिरो भी चुके हैं। तो ये फिल्म जला दे दुनिया तोरे प्यार में प्लान हुई पन फिल्म्स की। अमेरिकन प्रोड्यूसर हैं पवन जी, ये बंसल जी, सुधीर कदम, में 3 लोग आए। उन्होंने कहा कि रवि जी भोजपुरी बनाना है। हम बोले क्यों? बोले पैसा नहीं कमाना, इंडस्ट्री को एक दिशा देनी, कहानी बढ़िया लाए, रेड 1 कैमरा दिए, FTI का डायरेक्टर दिए धीरज जी, FTI के कैमरामैन दिए शुक्ला जी। तो सारे ट्रेंड लोगों की यूनिट, रंगमंच के सारे कलाकार दिए, अवधेश मिश्रा विलन में, ये वो पूरे पटना के रंगमंच के सारे कलाकार आए। तो जब पूरा टीम हमको बढ़िया दे दिए तो हम बोले यस यू कैन गो अहेड नाउ एंड लेट्स मेक अ गुड फिल्म। शिखा एक नई हीरोइन आई जो बहुत टैलेंटेड है, एंड ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ। कहानी बहुत ही मासूम लव स्टोरी को अग्रेशन और साइको ट्रिप पर ले गए। तो ये सारी चीज़ों की इंटेंसिटी को देखा तो भारत सरकार के पास जब गई। आप ये कहना चाहते हैं कि ये फिल्म जो है आम भोजपुरी फिल्मों से थोड़ा हटकर है, बनाने के स्तर पर भी, कंटेंट के लेवल पर भी? बहुत ज़्यादा हटकर है, बहुत ज़्यादा हटकर है भोजपुरी बाकी सिनेमा से। इसको छौंक भोजपुरिया रख के इसका जो कंटेंट बेस है वो बहुत ही हाईटेक कर दिया गया है। इसको टेक्निकली, तकनीकी तौर पे हम लोगों ने इसको एक हिंदी सिनेमा, एक हॉलीवुड के सिनेमा के लेवल पर ले जा चुके हैं। तो वो बात भारत सरकार को पसंद आई। उन्होंने इसको कांस के लिए भेजा, क्योंकि यहीं से दिल्ली से होके जाती है, और इंडियन पवेलियन में बड़ा सराहा गया और भोजपुरी की जय जयकार हुई। ये एक शुरुआत बहुत अच्छी, आगाज़ एक अच्छा हुआ भोजपुरी का। जी,
और अब देवदास का जो भोजपुरी संस्करण बन रहा है उसकी भी तैयारियां चल रही होंगी। जी जी, पटना से उसकी शुरुआत हो गई। हर हर महादेव कर दें, यहीं पे उसका नारियल तोड़े श्री गणेश हुआ पटना से, बिहार की माटी से। अब ये जाएगी गुजरात में, बनारस के कुछ इलाकों में जाएगी ये देवदास। देवदास के किरदार में हम हैं और शराबी बने हैं। भोजपुरिया देवदास होगा। दिलीप साहब और शाहरुख खान की कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि मुंह के बल गिरेंगे। तो रवि किशन का अंदाज होगा, भोजपुरिया अंदाज होगा, ऑथेंटिसिटी बहुत और होगी। चंद्रमुखी और पारो कौन है? इसमें एक मोनालिसा एक उम्दा कलाकार आ गई हैं। पारो के लिए एक हीरोइन को खोजा जा रहा है। भाग्यश्री जी थी लेकिन किसी कारणवश अब वो नहीं रहेंगी, बट अब किसी और हीरोइन को खोज के अगले साल तक इसको जाड़े में कुछ शूटिंग करना, अगले साल तक हम दर्शकों के सामने ले आएंगे। रवि किशन जी, आपको भोजपुरी फिल्मों ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन भोजपुरी फिल्मों को बाहर के जगत में अभी भी बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, क्योंकि उनके संवाद, उनके गीत, उनका दृश्यांकन सब में कहीं कहीं अश्लीलता देखते हैं लोग। जी आपको लगता है कि अब ये समय आ गया है जब भोजपुरी फिल्मों को बदलना चाहिए? जी जी, उसी की कोशिश है। इसीलिए सत्यमेव जयते, जला दे दुनिया तोरे प्यार में, बलिदान, ऐसी कुछ फिल्में आ रही हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ आ रही हैं जहाँ पर अश्लीलता को पूरा दबा दिया गया, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की मांग को नकारने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे दर्शकों की भी मांग जो रहती है युवा पीढ़ी की कि वो ऐसा सिनेमा चलने लगता है तो लोग, बाकी प्रोड्यूसर बेचारे हाथ पर ही हो जाता है। फिर ये भी लोग कहते हैं कि भाई बाकी सिनेमा आप नहीं देख रहे हो क्या, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो भी लेकिन भोजपुरी को अश्लीलता से हमेशा थोप दिया जाता है। बाकी इतनी भाषाओं की फिल्में हम हैं कि आप उसको आंख बंद कर लो, लेकिन उसको बड़े चाव से लोग देखते हैं। भोजपुरी में थोड़ा सा एक आइटम सॉन्ग का है, वो मामला कब ख़त्म होगा। संवादगी हमारे फिल्मों में ऐसी सब वाहियात चीज़ों को हम एंटरटेन नहीं करते। कुछ लोग बनाते हैं अश्लील फिल्में, उनकी फिल्में शुक्रवार को ही पिट जाती हैं, जो बहुत वाहियात फिल्में बनाते हैं, क्योंकि लेडीज़ ऑडियंस कट जाती है, बिजनेस नहीं होता। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, यूथ देखता है लेकिन चलती नहीं फिल्में। कहानी की सख्त ज़रूरत है, परफॉर्मेंस की सख्त ज़रूरत है। ये भोजपुरी में तभी सिनेमा चलेगा। बाकी आप बहुत सारी फिल्मों में अश्लीलता की तो अति क्रॉस कर जाते हैं, उसको बड़े आर्टिस्टिक लेवल पे लोग देखते हैं। तो मुझे ये बड़ा कंफ्यूज हो नहीं, जाता अब तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी बदल चुकी है। जी। आप जैसे स्टार निकल चुके हैं, पैसा भी आ रहा है इंडस्ट्री में। जी, जी। तो जो पहले एक विशेष सर्कल में चीज़ें घूमती रहती थी कि ये नहीं बनाओगे, ये मसाला नहीं डालोगे तो ऐसा नहीं जी, होगा, जी। अब उससे आगे निकल चुकी इंडस्ट्री। अब एक ऐसी जगह आ चुकी जहाँ से उसे प्रतिष्ठा अर्जित करनी है। जी जी। इसके लिए आप जो चमकदार सितारे हैं वो क्या कर सकते हैं? देखिए मैं अकेले नहीं, बहुत सारी पूरे सब सारे कलाकारों को मिल के ये तय करना होगा कि भोजपुरी एकता लेके एक मंच पे आके हम सभी लोगों को, मेरे साथ और भी हीरोज़ हैं, मेरे साथ और भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं और बहुत बड़ा समूह है। 50,000 परिवार का चूल्हा जलता है इस इंडस्ट्री से। आज एक बड़ी इंडस्ट्री है, 85 से 100 फिल्में साल में बनाते हैं। तो सब लोगों को सोचना होगा कि कैसे इसको तमिल तेलुगु की तरह विस्तार किया जाए, कैसे सरकारी मदद ली जाए। नीतीश बाबू से, हमारी नीतीश कुमार जी से, सीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट फाइल दीजिए। तो एक उम्मीद बढ़ी है कि अगर यहाँ स्टूडियो बिहार में बनता है तो मैं इस इंडस्ट्री को बहुत बड़े रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि तमिल के अपने पास स्टूडियो हैं, तेलुगु का है, मलयालम का है, बंगाली का अपने पास स्टूडियो, मराठी वालों को पूरी महाराष्ट्र सरकार मदद करती है, सब्सिडी देती है, पैसा देती है। एक फिल्म बनाओ तो दूसरी फिल्म के लिए भी पैसा मिलता है आपको। तो उतनी सारी चीज़ें वहाँ पर। अब नया रूल महाराष्ट्र में निकला है कि सारे सिंगल स्क्रीनिंग को 40 बार साल में फिल्म लगानी होगी मराठी। तो ऐसे सब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं रीजनल भाषा को, ये इतनी बड़ी भाषा को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो यूपी सरकार, बिहार सरकार को भी इस पे तवज्जो देना, जहाँ नीतीश जी ने खाली अभी उम्मीद दी है, यूपी सरकार ने अभी तक कोई उम्मीद नहीं दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी मदद हो जाए हम लोगों को, तो हम लोग में डेफिनेटली आज राष्ट्रीय पुरस्कार लाएं हम लोग। कई बार हम लोग ऑस्कर तक जा सकते हैं। बहुत कलाकारों को रोजी रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा। सरकार अगर स्टूडियो लगाती तो सरकार को भी पैसा मिलेगा, क्योंकि शूटिंग्स होगी यहाँ पर, पैसा यहीं आएगा। बजाय हम लोग आज गुजरात भटक रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, पहाड़ जा रहे हैं, पंचगनी महाबलेश्वर जा रहे हैं, वहाँ हम भटके नहीं। सरकारें तो राजनीति में उलझी हुई हैं। सरकार कहीं भी उस तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही कि स्टूडियो बना कर दे। ये तो आप फिल्म कलाकारों को, निर्देशकों को ही पहल करनी पड़ेगी। जी 5-6 सालों से हम यहाँ फिल्म सिटी की चर्चा सुन रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। जी, वही कोशिश है कि ये टाइम नीतीश जी के जो वादे में मुझे बहुत सारा विश्वास लगा
कि एक प्रोजेक्ट फाइल रवि दो, और उसमें मुझे उम्मीद है कि ये टाइम थोड़ा सा हमको और पहल बहुत करनी सारे होगी। लोगों ने प्रोजेक्ट फाइल दी हैं। अच्छा। अब पता नहीं, भगवान ने चाहा तो ये टाइम, ईश्वर कोशिश रहेगी, मुझे विश्वास उन्होंने रूबरू दिया है। और बार बार बात हुई, हमेशा होती रहती है। ये टाइम पे मुझे उनसे उम्मीद है काफ़ी। जी। अब वो उम्मीद हमको लगता है पूरी ज़रूर करेंगे। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमने भोजपुरी फिल्मों पे बात कर ली, हिंदी फिल्मों पे बात कर ली। अब थोड़ी सी चर्चा हम आपसे इस बारे में करना चाहते हैं कि आप क्या तमन्ना लेकर चल रहे हैं आगे, क्या करना चाहते हैं रवि किशन आगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब देखिए, पहली बात तो प्रकृति से जो मिला है, नेचर से जो मिला है, उसको, इस कर्जा को लौटाना भी है। जो आप लेते हैं, आपको नियति, जो सृष्टि का नियम है कि इसको लौटाना भी है। नहीं तो आप बहुत भोगेंगे, है ना। तो अब जो पाए हैं, एक लड़का जो 500 रुपया लेके गांव से चला था, जौनपुर तहसील के राकत से, रामलीला का कलाकार, सीता बनता था, और एक ब्राह्मण, एक पंडित पुजारी का बेटा, जिसने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि वो दुनिया की सारी शोहरत दौलत उसको मिलेगी, नाम मिलेगा, पूरे विश्व में लोग उसको जानेंगे। वो लड़का कैसे लौटाएगा? तो वो लौटाने का कारण अब वो ये सोचे हैं कि रंगमंच खोलेंगे, भोजपुरी को बहुत विस्तार देंगे, बहुत सारे ऐसे गुमराह जो अंधेरे में कलाकार हैं उनको लाएंगे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर को सेटअप करेंगे, यहाँ बहुत सारा रोजी रोजगार मुहैया करवाएंगे, और बहुत रंगमंच के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। जी जी। रंगमंच से जुड़े लोगों के लिए करना चाहते हैं, जो उनका जीवन बहुत संघर्ष जी। पूर्ण होता है, जी। वहाँ उनके लिए आप खड़े होना चाहते हैं। जी। इसके अलावा मैं मंडप एक खरीदना चाहता हूँ। जैसे मेरी भी बिटिया है, तो मैं चाहता हूँ, बहुत सारी गरीब बिटिया लोग हैं जो, जिनके माता पिता शादी का मंडप या कुछ अफोर्ड नहीं किया, बिटिया, मैं शादी करवाना चाहता हूँ लड़कियों की, बेटियों की। अपने गांव से जौनपुर से शुरुआत करूँगा, बिहार से शुरुआत करूँगा। जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों के लिए मेडिकल चीज़ें शुरुआत करना चाहता हूँ। शादी के लिए मंडप खरीद लूँ, ताकि आके पूरा सामान शादी का हमारे यहाँ से ले जाएं, और फ्री ऑफ चार्ज रहेगा लोगों के लिए। स्कूल है, दवा, ये जो चीज़ें जो हम एक्सेस, इतना पैसा के, दाल रोटी अभी भी खा रहा हूँ, पैसा आने के बाद हीरा लपेट के रोटी तो खा नहीं रहा हूँ। तो उसको क्या करूँगा? पहले पूरे परिवार को सेट कर दूं, उसके बाद ये सब भविष्य की योजनाएं हैं कि कैसे बिटिया बच्चों का, गरीब बच्चों का पढ़ाई से लेके एजुकेशन, थिएटर, रंगमंच, फिल्म इंडस्ट्री को करियर के रूप में यूथ लें। आप IAS IPS नो डाउट बनिए, पुलिस वाले बनिए, लेकिन सब लोग नहीं बन पाते, सब लोग पढ़ाकू नहीं होते। तो रंगमंच को भी, फिल्म इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री कहा जाता है, इसको भी एक करियर के रूप में लें, इसको एक दिशा बना के लें, तो एक बहुत सारे लोग, बहुत रवि किशन पैदा हो सकते हैं। तो ये एक मैं अवेयरनेस डालना, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय होना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जरूरी है, नहीं तो कैसे ऊपर जवाब देंगे, नहीं तो भोगेंगे हम। अकेले सब माल लपेट के निकल लिए तो ऊपर वाला बोले अच्छा बेटा, तो उसको तो भोगना नहीं ना, इतना सब माल लेके कहाँ जाएंगे भगवान? उसको कर्जा, आपको सृष्टि को, नियत, आपको प्रकृति को लौटाना है, नहीं तो मर जाओगे, आप भोगोगे। बुढ़ौती में सड़ सड़ के मरता है आदमी, फिर लौटाना है जो पाए हो, जो चूसे हो यहाँ से। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा? कुछ नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। हर साल मुझे टिकट ऑफर होती है। कांग्रेस का प्रेमी हूँ मैं, कांग्रेस का भक्त हूँ मैं, मेरे पिताजी भी भक्त हैं, कट्टर कांग्रेसी हूँ मैं। मेरे विचारधाराएं कांग्रेस से, आइडियोलॉजी मिलती है कांग्रेस से। यूपी में चुनाव में हमेशा मदद किया, कुछ काफ़ी MPs आए हमारे दौड़े हुए क्षेत्रों में। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानता हूँ मैं चाहता हूँ कांग्रेस यूपी में आए। मैं चाहता हूँ कि भविष्य, क्योंकि पेट भरा हुआ है सरकार का, कांग्रेस ने 47 से चलाना जानते हैं हिंदुस्तान को, तरक्की देखा है। राजीव गांधी जी को रेडियो पे सुन के हम बढ़े हुए, कंप्यूटर देखा, मारुति आई उनके द्वारा, और आज पूरा कंप्यूटराइज हो गया हिंदुस्तान। हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हिंदुस्तान ऊंचाई पर आ गया है, तो क्यों नहीं कांग्रेस? तो कांग्रेस के साथ हूँ मैं। चुनाव नहीं लड़ना इतना सब कुछ है तो फिर क्यों नहीं, चुनाव से परहेज क्यों? नहीं, आंख बंद करके जीत जाऊं। मैं जहां भी रहूं, कांग्रेस भी जानती है कि मैं खाली खड़ा हो जाऊं, जीत जाऊंगा, और बड़े पैमाने पे जीतूंगा, कहीं से भी, यूपी बिहार कहीं से भी। लेकिन क्या है कि कुएं का मेंढक बन जाऊंगा, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा, एक ही जगह MP बन के मुंह उठाए घूमता अभी टाइम सही नहीं है। बुढ़ौती में जब कुछ काम नहीं रहेगा तब ये चुनाव लड़ूंगा, जब कोई, क्योंकि तब खाली फिर चुनाव ही लड़ूंगा, और तब फिर कार्य ही करूंगा। अब सिनेमा के प्रेम में डूबा हूँ। अब मुझे सिवाय सिनेमा के और काला कैमरे से प्रेम जो हो चुका है, उसके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। जब कोई काम नहीं रहेगा तब फिर क्षेत्र में घुस जाऊंगा, तब वहाँ पर सजाऊंगा उस जगह को, जैसे अपनी इंडस्ट्री को सजाया हूँ आज, वैसे फिर क्षेत्र को सजाऊंगा।
आगे का कार्यक्रम माने तो अभी 10-15 साल आप फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहेंगे, रंगमंच को सपोर्ट करेंगे, समाज सेवा करेंगे और उसके बाद फिर राजनीति का करियर आपका शुरू होगा। देखो जो प्रभु की इच्छा, क्योंकि कल सुबह तो नहीं पता, लेकिन हाँ अगर रहा सही, पता नहीं हॉलीवुड चला जाऊं, पता नहीं कहीं और चला जाऊं, पता नहीं क्या रंगमंच ही में लूट जाऊं अपने आप को। राजनीति तब तक अगर बहुत गंदी हो गई तो नहीं आऊँगा। और राजनीति आप लोग आएंगे तभी तो राजनीति ठीक होगी। नहीं, लेकिन कलाकारों को उठा के फेंक देती है। देखो यहाँ बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े-बड़े खाल हैं, यार एकदम एक से एक बड़ा बूढ़ा मगरमच्छ है यहाँ, जो एकदम चूस लेगा। हम लोग सब यहाँ दिल वाले लोग हैं, ये जानते हैं, खेला तो जानते हैं, क्योंकि यूपी बिहार का बच्चा माँ के पेट में पॉलिटिक्स सीख लेता है। ये सब खेल जानता है, लेकिन क्या है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्रूरता चाहिए, दुष्टता चाहिए, नीचता चाहिए, स्वार्थ चाहिए, निस्वार्थ वाले खेल। निस्वार्थ वाले जो पॉलिटिशियन है, मैं उनका भक्त हूँ। हैं ऐसे जो निस्वार्थी भक्त बन के घूमे, निस्वार्थ बनेंगे। मुझे लगता है अगर मेरी जौनपुर को या बिहार को ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ बहुत ही जानवर टाइप का राज्य चल रहा है, बहुत चूसा जा रहा है, तो वहाँ मैं घुसूँगा। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, त्राहिमाम होगा, तब वहाँ आऊँगा। नहीं तो दूर ही से आनंद लूँगा, सपोर्ट करता रहूँगा सरकार को। रविकिशन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और मुझे लगता है पहली बार आपने इतना दिल खोल के बातचीत की है और ये भी मतलब खुलेआम ये कहा है कि हो सकता है मैं राजनीति में भी आऊँ, वो भी एक समय आ सकता आपने है। इतना बढ़िया सवाल किया, इसके वजह से आपने हमको सही तार छेड़े तो हम बोल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद बात बोलगी में आने के लिए और हम लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे इसी तरह से। धन्यवाद आपका। ये थे रविकिशन, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और अब हिंदी फिल्मों में भी लगातार अपने झंडे गाड़ रहे हैं। आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।